नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी स्वाभिमान अम्मा का। आज अजय जब घर लौटा तो घर में एक हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के संदेशे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई पड़ी। उम्र भर के लिए अपने पास न भटकने का इंतजाम कर लिया है। मैंने गोद में सिर रखना तो दूर, अजय अब अपनी माँ का चेहरा देखने तो भी तरस जाएगा। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फोन पर बात करती हुई अंजलि की कड़वाहट भरी बातें ने अजय को झकझोर कर रख दिया था। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया कि उसकी अपनी पत्नी अंजलि ने उसकी अम्मा को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। तो एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिया। अजय ने उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी अम्मा को कहीं नहीं जाने देगा। अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया, रोया और गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमान महिला जो ठहरी, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने हेतु अम्मा चली गई वृद्ध आश्रम में रहने। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में फिरोता है? केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। लेकिन जब वक्त और विचार के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। मालूम है मुझे अजय, इसी समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था, तेरी गृहस्थी को बचाने के का। एक माँ के दिल के तौर पर अपने माँ की दिल से जुड़ी होती हैं, और जब यह तार हिलने लगे तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है, और जिस पल हमें यह महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, तुम्हारी अम्मा। पत्र के पिछले हिस्से पर अम्मा का वृद्धाश्रम का पता भी लिख कर गई थी। आशीर्वाद वृद्धाश्रम, बनारस। अजय 10 वर्ष का था जब उसके पिताजी को लकवा मार गया था। तब से ही व्हीलचेयर पर ही थे। उसकी अम्मा ने माँ को और बाप दोनों की जिम्मेदारियां कैसे संभाली, अजय यह देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी, माँ की दुनिया, यहीं तक ही सिमट कर रह गई थी। जब अजय की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आशा दिखाई पड़ी, जैसे इसी दिन के लिए वह जी रही थी। अंजलि एक गरीब परिवार की लड़की थी, जिसकी अजय के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपये दहेज के प्रस्ताव को लेकर कहीं संपन्न परिवारों से अजय के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मा यही बात दोहराती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्ता को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा, अच्छी पत्नी और सुगत बहू साबित होंगी। अम्मा ने तो अंजलि को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सस्ते संवरते देख अम्मा दुग्ध भाव से ही हिलोरे लेती थी। जब भी कोई अंजलि की कमियां गिनवाता तो झट से मार्चो संभाल लेती थी और कहती कि आरती अम्मा की बेटी को क्या आता है था। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख लिया उसने। शादी के एक वर्ष बीतने के बाद अजय एक बेटे का पिता बन गया। अम्मा का चेहरा भी खुशी से चमक उठा था। प्यार से गोपाल कहकर पुकारती थी। अम्मा उसे 40 दिन तक अम्मा ने अपने बहू को बिस्तर से उठने तक नहीं दिया था। अम्मा ने अपनी बेटी आरती को भी बुलावा भेजा। ननद भौजाई गप्पे मारती और अम्मा चौका संभालती। अम्मा अब 2 महीने होने को आया। मेरी सास ने तो दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। आरती के कहने पर अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा, और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए।
अम्मा तो अम्मा, बाबूजी को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। उसकी मृत्यु से लेकर 13वीं तक अम्मा टूटकर थक चुकी थी। हालांकि उनके बेटे उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर दे जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। उनकी बातें सुनकर अम्मा कहती, जितने मुंह उतनी बातें में ऐसी नकारात्मक सोच। मैं अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोती के साथ उसकी तरह हंसती खिलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाती। अजय अच्छी तरह समझाता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा कभी सो नहीं सकती। एक रात जब अजय ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखा डायरी पढ़ते पढ़ते अम्मा रोती जा रही थी। अमर को देखते ही ठिठर कर बैठ गई। तू सोया नहीं अभी? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं अम्मा? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। अजय ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा है ना, तेरे बाबू की पास चली जाऊंगी। बेशक तेरे बाबूजी व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे, चलते फिरते से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद भी क्या रह गया है? सब कुछ तो दिया है तेरे बाबूजी ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी ज़िंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया है। अब तो एक एक दिन में बाबूजी के बिना भारी सा लगता है। ऐसा मत कहो अम्मा, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए अजय की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उस आंसुओं के टपकने से पहले अम्मा ने अपने आंचल से उन्हें समेट लिया था। अम्मा को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए अजय ने अपने बेटे गोपाल को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपनी दिल बहलाने के लिए गोपाल को स्कूल तक छोड़ आती थी और उसे भी लाती थी। अजय सभी काम अम्मा से पूछकर ही करता था। एक दो दिन छोड़कर आरती भी अम्मा से मिलने आ जाया करती थी। इसी तरह घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन अब अंजलि को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छीनती जा रही है। पति का ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। आते जाते अजय को एक उलाहते देती रहती, तुम्हें तो अपनी अम्मा के अलावा कोई नज़र नहीं आता। इस पर अजय कहता हुआ, कुछ समय की बात है अंजलि, जैसे जैसे समय बीतेगा अम्मा को भी बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती की तरह हुआ करते थे और अम्मा और बाबूजी। ज़रा सोचो कितनी अकेली हो गई होंगी अम्मा बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, अब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे आप, और यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए। अभी तक अम्मा को सिर पर बैठाए हुए हो, ऊपर से अपनी बहन अलग से धमक पड़ती है यहाँ। अजय ने उस समय उसे चुप करवा दिया, लेकिन पास ही कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा, विधवे उन्हें मिला। ना आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा, ना ही कभी कोई गिला शिकवा किया। फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतना कड़वाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ में ही नज़र आती हूँ। इसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज़ शाम को सत्संग पर निकल जाती, कुछ देर प्रवचन सुनती, उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी अजय अम्मा के कमरे में जाता तो अम्मा को ना पाकर अंजलि से सवाल करता, तो इस पर अंजलि
चिढ़कर बोलती, और कुछ काम धंधा तो है नहीं तो रोज़ शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती हैं। एक शाम को जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। अंजलि बुरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूटी है इस घर में रहकर। कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहूँ तो वह भी नहीं मिलते। बेटे को भी जिम्मेदारी है, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने अंजलि को प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोपाल को मैं संभाल लूँगी। घर 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना। उसके बाद अंजलि ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा के हाथ में एक कागज़ थमाते हुए अजय बोला, माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के 5 लाख मिले हैं तो मैंने इसकी एफडी करवा दी है आपके नाम। इसे अपने पास संभाल कर रख लो। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसे का, तुम ही रख लो यह कागज़ अपने पास। नहीं अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हें काम आएगा, तुम रखो। अंजलि ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और अजय को आड़े आते लेते हुए बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही हैं तो ली क्यों नहीं तुमने। अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मारकर बनी रहेगी। पर अजय को गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाज़ अम्मा के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि अम्मा फूटी आँख नहीं सुहाती थी। अंजलि को अम्मा के हर काम से मीन मेख निकलता, हर छोटी छोटी बात पर रूठना और हर किसी के बात को काटने जैसी अंजलि के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गई। बाबूजी के गए जब बरस बीत गए तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था। सारा खाना अंजलि को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित अम्मा को कोई सलाह देने लगती तो अंजलि उन्हें घूर कर देखती लगती। उस समय तो अंजलि चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब लोग चले गए तो अंजलि ने हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो अम्मा वृद्धाश्रम जाएं, नहीं तो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अम्मा सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंक कर उतारने ही जाएं तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान किसी के काम ही आ जाए। सोचते हुए अम्मा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अजय के घर पर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में बोला। अजय को भावुक होते देखकर कहीं पुत्र मोह में बेड़िया अम्मा को रोक न ले, सोचते ही अंजलि तीखे स्वर में बोली, जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वह तो कब से पड़ चुकी हैं। अब कहीं दरार खाई में ना बदल जाए, यही सोच कर लीजिए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आज दिन अम्मा घर तिरस्कार की बौछार करती हुई अंजलि बस इसी इंतज़ार में बैठी थी कि अब अम्मा के घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। आज अम्मा के जाने के बाद अजय अपनी माँ के लिए लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी अजय अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसी से सीने से लगाया करता था। हमेशा पत्र में उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा चेहरा उसके वो माँ नज़र आती थी, जिससे हमेशा उसे प्यार ही दिया। उसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, उसे रक्त मांस सींचा और आंचल की छाँव दी। पत्र पढ़ते हुए अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिरते जाते।
अब तो पत्र पर लिखे हुए बहुत से शब्द भी उन आंसुओं से धुंधले पड़ गए थे। एक दिन सुबह अजय अम्मा का पत्र खोला बैठा था। पत्र पढ़कर अजय ने मन में एक विचार सी बाढ़ सी आ गई थी। अंजलि चाय लेकर अंदर आई तो अजय ने चाय पीने से मना कर दिया। अजय की आवाज़ के भारीपन से ही अंजलि ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अम्मा के लिए अजय के अंदर दबी भावनाएं फिर से जागृत हो उठी। अंजलि ने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए अजय ने कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि अंजलि आवाज़ लगाती रही गई, लेकिन अजय तेजी से घर से बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठ अजय के सामने फिर से वो दृश्य जीवित हो उठा जब अंजलि ने उसी आत्मा को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। वृद्धाश्रम 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उनका मन हुआ कि एक कप चाय पी लें। वृद्धाश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं। उसे तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो रात में उसके साथ जगती रहती थी और हर घंटे उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आती थी। विचार में डूबता उतरता अजय आश्रम के विशालकाय गेट के सामने खड़ा हुआ। वृद्धाश्रम को देखते ही न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अंदर जाने को देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी थी, एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। अजय को देखते ही उसकी आंखें भर आई और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेले ही आया है? मेरी बहू अंजलि कहाँ है? गोपाल कहाँ है? बोलते हुए अम्मा एकाएक अपनी आंसू में भरी आंखें छिपाए हुए इधर उधर देखने लगी। अजय ने अम्मा का हाथ अपने हाथ से लिया और फिर अम्मा बोली, तू बहू को कम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरतों को एक खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी ज़िंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते अम्मा रुआंसी हो गई और अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान अम्मा के चेहरे पर आ गई और फिर से बेटे का ध्यान उसके तरफ न जाए और यह कोशिश करते हुए अम्मा तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता, मठरी, पेड़ा या लड्डू? अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी से डिब्बे निकालने लगी। अम्मा तुम्हें यह सब कौन लाकर देता है? अजय ने उत्सुकतावश पूछा तो अम्मा बोली, चौकीदार तो 20-50 रुपये देकर मंगा लेती हूँ। वृद्धाश्रम के पीछे ही अनाथाश्रम बना हुआ है। गोपाल जैसे कहीं सच्चे बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताऊं, उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गोपाल को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाई। अम्मा की बातें सुनकर अजय की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसकी माँ को यह यहाँ आने को क्यों दिया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल। आज भी उसकी अंतरात्मा का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को आश्रम भेजने पर अंजलि की तत्परता और बेटे का घर बना रहे, इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वह कुछ ना कर सका। माँ तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे के लिए बातें ही करेंगे। लाड जताता हुआ अजय बोला और अपनी माँ की गोद पर सिर रख दिया। उसके बाद बार मना करने के बावजूद भी अम्मा उसके सिर पर तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, अंजलि कैसी हो? बाल गोपाल कैसा है? सवाल करते करते अम्मा के सुर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। अजय खुद को फिर से कटघरे में कड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ही ममताई स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रही थी। उसका मन हो रहा था कि माँ को गोद में ही सिर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। अंजलि से पराई थी पर वह तो अम्मा का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद घंटी
घड़ी देखी तो वह उठ खड़ा हुआ, भारी मन से बोला, अम्मा मैं चलता हूँ। अजय की यह आवाज़ सुनते ही अम्मा के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वह अजय के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा का घाट था। अपने आपको असहाय पाकर अजय अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभा रहे हैं। कमाल का संयोजन है। फिर हम मानव इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए अजय के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी थी। कई बार सोचा कि वह कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है, अपनी माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है। यही सोच रहा था, एकाएक छपा की आवाज़ आई और किसी औरत की चीख सुनाई पड़ी, बचाओ मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन माँ की हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही अजय अपने विचारों से बाहर आ गया। तब उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी माँ उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। ना माँ का पता है ना बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जहूदत में माँ ने जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों, बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही अजय के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती, लेकिन वह खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग ना हो। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका है क्या? कभी एक पल में उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वह घर की नींव को मजबूत बनाएगा। तो फिर उसका घर आंधी तूफान में सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वह सीधे कदमों से अपनी माँ को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंजलि अम्मा के चरणों में बैठी हुई थी। माँ, अजय से तो मैंने गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, वह नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा था। मैंने हरकत भी ऐसी ही की थी कि मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक वापस ना पा सकी। सच्चाई बताऊं तो अम्मा, मेरा यह दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां रुपये पैसा और आरामदायक ज़िंदगी होते हुए भी घर खाली हैं। आपके होते हुए मैं निश्चित होकर स्कूल जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। आम की अग्नि में राख हुई। मैं यह भी नहीं जान पाई कि जो आनंद गोपाल को आपके साथ मिलता था वह महंगे खिलौने में कहाँ मिलेगा। अजय के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आँच से माँ के मन की टोस हुई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अम्मा अपने सामने अपराधिनी बनी अंजलि की बातें की सच्चाई जानते हुए अम्मा की आंखों से भी आंसू की अविरल धारा बह निकली। उत्तर अजय उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। अजय, तू वापस आ गया? अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली। अम्मा, मैं अब आज आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो अंजलि, अम्मा का सामान पैक करो, अजय ने कहा तो अम्मा के दोनों को गले से लगा लिया। यह नज़ारा देखते हुए वृद्धाश्रम के बाकी लोगों की आंखें भी आंसू आ गए और अचानक से पूरा आश्रम तालियों से उठा। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं
एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।